हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रमेय 1.2 को जानेंगे। इस प्रमेय को हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब ये प्रमेय को जानने के लिए पहले हम लोग को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इसको जानना है। अब भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इसको आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या है जिनमें एक और अपने को छोड़ करके दूसरी संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाता है। ये शुरू होता है 4 से, 4 में 2 से भाग जा रहा है, फिर होगा 6, 8, 9, 10, ऐसे ही आगे जाएगा। तो ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अपने को छोड़ करके दूसरा से भाग जा रहा है, और एक से तो सब में भाग जाता है, इसलिए एक को छोड़ देते हैं और अपने को छोड़ देते हैं, तो दूसरा संख्या से भाग जा रहा है, इसलिए इनको कहते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य ठीक इसका उल्टा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और अपने को छोड़ करके दूसरी संख्याओं से भाग नहीं जाता है उनको कहते हैं अभाज्य। और इसको हम मानते हैं 1 से, 1, 2, 3, 5, 7, ये एक अभाज्य संख्या है। इसमें एक को और अपने को छोड़ करके दूसरा किसी से भाग नहीं जाता है। ये 2 प्रकार की संख्याएं हैं, भाज्य और अभाज्य। इन्हीं के आधार पर यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये जो भी भाज्य संख्याएं हैं इनको ये जो अभाज्य संख्या है इसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो गुणा आएगा अभाज्य संख्या का, ये जो क्रम है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, ये जो आने वाला ये जो क्रम है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 है, ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ ये अद्वितीय होगा, मतलब जो गुणनखंड में आएगा वही होगा, दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक संख्या है 32760। अब इसके लिए देखिए, इसमें 3 से भाग रहे हैं, 3 का 3, 2 में नहीं जा रहा है, 0, 3 9 27, 3 दूना 6, 0। 32760। सबसे पहले छोटा संख्या शुरू करते हैं, 3 से शुरू करेंगे, सबसे छोटा संख्या। तो सबसे छोटा संख्या जिसे भाग जा रहा है वो 2 है, तो 2 का 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 8 16, 0। फिर 2 से, 2 8 16, 2 का 2, 2 9 18, 0। फिर 2 से छोटा संख्या से भाग देते जाना है, 2 चौके 8, 0, 2 9 18, 2 बचे 10। अब 3 से भाग देकर देखेंगे, 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 बचे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 से 3 चौके 12 और 1, 3 बचे 15, 1, 3 बचे 15, 455 आया। फिर आगे करेंगे, फिर 3 से इसको भाग देंगे, 3 से, 3 का 3, 3 बचे 15 नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, 5 से, 5 9 45, 5 का 5। फिर देखेंगे यहाँ पर 7 से, 7 का 7, 7 या 21, फिर 13, 13 का 13, ये हो गया। अब इसको हम लोग ये भाज्य जो संख्या है इसको अब ये अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 32760 बराबर, अब ये 2 कितना बार है, 1 2 3, क्या लिखेंगे इसको, 2 का पावर 3 गुना 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का पावर 2 गुना 5 एक बार और 7 एक बार।
हम लोग चाहें तो एक को भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ये 32760, इसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखे तो 2 आया, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 और क्या आया 7। अब यहां कह रहा है कि ये जो आ रहा है ये हमेशा यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ये जो भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखे तो हमेशा यही संख्या आएगा, दूसरी संख्या नहीं आएगा। जब भी इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे तो हमेशा यही संख्या आएगा, कोई दूसरी संख्या नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय। एक 13 लिखा, गुना 13, तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब इसके अलावे और कोई दूसरा अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो यही आएगा। और अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम भी जरूरी नहीं है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, लेकिन 7 के बाद सीधे 13 आ गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 11। तो जरूरी कि ये क्रम से आया अभाज्य संख्या, ये जरूरी नहीं है। तो सीधे 7 के बाद 13। तो प्रमेय ये कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो अभाज्य संख्या का गुणा का रूप है, इसमें ये क्रम जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 ही आए, 3 के बाद 5 आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 7 के बाद 11 चाहिए, 11 नहीं है, सीधे 13 है। और दूसरा चीज कि ये जो संख्या है ये अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा कोई और संख्या प्राप्त नहीं होगा, इसका गुणनखंड जब भी होगा तो यही प्राप्त होगा। यही हो गया प्रमेय 1.2। केवल इसको हम लोग को जानना है। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग को HCF और LCM दोनों को जानना है। लेकिन पिछला एक्सरसाइज में हम लोग HCF किए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग को HCF को ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कभी भी परीक्षा में सवाल आए तो हम लोग को पहले पढ़ लेना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ज्ञात करना है HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राप्त करना है। तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज में जो HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सूत्र जानना है। सूत्र में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को HCF और LCM इसका सूत्र जानना है। इसमें सबसे पहले पहला सूत्र HCF बराबर, HCF क्या होता है, निम्न घात के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। निम्न घात के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, ये HCF के लिए सूत्र। कौन सा विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में। दूसरा LCM के लिए, LCM के लिए होगा महत्तम घात के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। दोनों का सूत्र बस ध्यान रखना है कि यहां पर उभयनिष्ठ है और यहां उभयनिष्ठ नहीं है, यहां न्यूनतम है और यहां पर क्या है, महत्तम घात। तो महत्तम घात के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, जितना भी गुणनखंड है सबको लेंगे
और घात कैसा होना चाहिए, महत्तम घात। और तीसरा एलसीएम के लिए एक और सूत्र है, अगर संख्या ए और बी हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ ऑफ ए। तो अगर दो संख्या दिया हुआ है, एक ए और एक बी, तो उनका एलसीएम के लिए सूत्र है कि संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ ऑफ ए। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को यही 3 सूत्र हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, इस एक्सरसाइज का जो पहला है, इसमें केवल संख्या को, जो भाज्य संख्या दिया है उसको अभाज्य संख्या के रूप में बदल देना है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखना है। केवल भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हमको परिवर्तित कर देना है। तो इसमें पहला का पहला यह 140, इस संख्या को हम लोग को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल देना है। देखिए सवाल को, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो 140 है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हल, सबसे पहले लिखने का तरीका ध्यान देना है। जो सिस्टम है उसी के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है पहले हल, तब यहां पर प्रश्न से लिख करके संख्या को उतार देना है 140। अब इसको सामान्य लघुत्तम विधि पे इसको तोड़ देना है। पहले हमेशा ये स्केल से कार्य करना चाहिए, जैसे तैसे नहीं करना चाहिए, उससे जो एग्जामिनर है उस पर गलत जो है ये असर होता है। इसलिए साफ सुथरा बढ़िया से इसको करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लघुत्तम पे इसको तोड़ेंगे, और हमेशा ध्यान रखना है छोटा संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से 2 सत्ते 14 0, और 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर देखिए 5 से जा रहा है, 5 सत्ते 35। ये अब इसमें फिर देखना है कि 7 से जा रहा है, तो 7 एका 7, भाग समाप्त हो गया। जब ये लघुत्तम पर हम लोग पूरा गुणनखंड ज्ञात कर दिए, तो इसको लास्ट में लिखना है इस तरह से, अंतिम में 140 बराबर, कभी भी 2 गुना 2 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, जितना बार आया है उतना घात के ऊपर लिखा जाता है। 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर गुना, फिर ये 5 एक बार है, फिर ये 7 एक बार। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140। ये बिल्कुल आसान है, क्यों, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। इसी का दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में संख्या है 156। पहले की तरह पहले हल। अब प्रश्न से पहले संख्या को लिखा जाता है, हमेशा संख्या को पहले लिख देना चाहिए, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न से संख्या बराबर 156। अब इसको लघुत्तम रूप में तोड़ेंगे, हमेशा स्केल से ये काम करना है, लाइन खींचना है 156। और जब भी हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो छोटा संख्या से शुरू कर रहा है, किससे भाग जाएगा, तो 2 से, क्योंकि यहां सम संख्या है। 2 सत्ते 14, 2 है 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, अब 3 से 3 एका 3, 3 तिया 9, अब सीधे 13 से 13 एका 13। फिर इस तरह से लिख देना है, इसलिए 156 इक्वल
2 कितना बार आया है? 2 बार। इसको कभी 2 गुना 2 ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका ये है, 2 का पावर 2 बार है तो 2 लिखेंगे, गुना, फिर 3 एक बार है 3 लिख दीजिए, फिर 13। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। बहुत आसान है। इसी प्रकार जितना भी आगे का है पहला नंबर में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ जाएंगे 2 पर। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 4 और 5 आप लोग इसी के आधार पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा संख्या से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहला नंबर 26 एवं 91 92। सवाल क्या है? सवाल में करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ये दोनों का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और लास्ट में जांचना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये करना है। कैसे करेंगे? पहले हल। सबसे पहले ये दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड रूप में हम लोग परिवर्तित कर देंगे और अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको विभाजित कर देंगे दोनों। तो यहां लिख देंगे प्रश्न। पहला कौन है? 26। इसको बदलेंगे, कितना से भाग जाएगा? छोटा संख्या 2 से। 2 से 2 एका 2, 2 तिया 6। अब सीधे इसमें जाएगा भाग 13 से, 13 का 13। इसलिए अब इसको लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 इंटू 26 बराबर 2 गुने 13। पहला हो गया। अब दूसरा 91 91। इसमें सीधे देख रहे हैं कि 7 से भाग जाएगा, सबसे छोटा 7 से। 7 एका 7, 7 तिया 21। फिर भाग जाएगा 13 से, 13 एका 13। इसलिए 91 बराबर 7 गुने 13। तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले बदल लेते हैं। बदलने के बाद अब HCF और LCM ज्ञात करेंगे। उसके लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र से HCF बराबर निम्न घात के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। निम्न घात के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो अब ये दोनों में देखना है। पहले देखेंगे उभयनिष्ठ कौन है। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ दोनों में 13 है और यहाँ पर पावर कितना है? 1। निम्न घात 1 ही है, यहाँ हो जाएगा 13। इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ लिख देंगे निम्न घात को 1, तो 13 पावर 1 बराबर हो जाएगा 13। यही हो गया दोनों का HCF। LCM पहले सूत्र लिखना है। LCM क्या होगा?
महत्तम घात के सभी गुणनखंडों का गुणनफल सभी गुणनखंडों का गुणनफल। महत्तम घात के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। अब इसमें जितना भी गुणनखंड है सबको लिखना है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे वरिष्ठ नहीं हो। और घात कैसा लेना है? महत्तम। सबसे पहले छोटा शुरू करते हैं। दोनों में सबसे छोटा कौन है? 2। 2 को लिख दीजिए। फिर उसके बाद कौन आता है? 7। फिर कौन आ रहा है? 13। 13 उभयनिष्ठ है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है। अब इसको गुना कर लेंगे। 13 गुना 7 91, 91 गुना 2 तो 2 1 2, 2 9 18। यही आंसर हो गया। ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। तो पहले हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। अब हम लोग को जांच करना है कि जो संख्या है इनका गुणनफल और ये जो HCF और LCM है इनका गुणनफल आपस में बराबर होगा। इसमें 2 स्टेप है। अब हम लोग को जांचना है इसको। तो इसके लिए हम लोग जांच यह लिखेंगे, जांच। जांच जांच में प्रश्न से सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। तो जो संख्याएं हैं पहला उनका गुणनफल। तो संख्या कौन था? तो सबसे पहला था 26 और दूसरा संख्या था 91। इसको गुना करेंगे, रफ में गुना करेंगे तो 6 से 6 का 6, 6 9 54। फिर 2 से 2 1 2, 2 9 18। तो जाएगा 6, ये 6, 8 और 5 13, ये तो आ जाएगा 23 66। तो संख्याओं का गुणनफल कर दिए। फिर ये HCF और LCM को गुना करना है। गुना HCF गुना LCM। HCF आया था 13, LCM 182। अब इनको गुना करेंगे तो रफ में गुना कर लेंगे। पहले 13 से गुना करें 3 से। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5। फिर 1 से 2 8 1, 6 6 8 5 13 23 86। यहां देखें ठीक दोनों एक समान आया है। यहां भी 23 66, यहां भी 23 66। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर है। तो लिख देंगे इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस तरह से इसमें 2 स्टेप है। एक बार HCF और LCM ज्ञात करना है और एक बार हम लोग को ये जांचना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर।